Hello guys, in this video we will compare the advantages and disadvantages of cohort and case control study. Okay, so if you are new on my channel, please subscribe my channel. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इफ़ आई टेल यू कि डू कोहॉर्ट और केस कंट्रोल स्टडी, देन फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आएगा वो है टाइम. सो कोहॉर्ट स्टडी की एक मेजर डिसएडवांटेज है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग स्टडी. ओके, अलॉन्ग विथ टाइम इसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा. सो इट इज़ एक्सपेंसिव टू. इट्स टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज अगर आपके डिजीज़ की इंक्यूबेशन पीरियड 15 ईयर है तो आपको इसके रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए 15 ईयर वेट करना होगा. केस कंट्रोल स्टडी इज टोटली अपोजिट ऑफ कोहॉर्ट. सो कोहॉर्ट की डिसएडवांटेज जो है वो केस कंट्रोल की एडवांटेज बन जाएंगी. सो केस कंट्रोल स्टडी इज क्विकर ऑल्सो एंड चीपर ऑल्सो. ओके, अब क्विक क्यों है? बिकॉज यू जस्ट हैव टू आस्क हिस्ट्री विच कैन बी आस्क्ड वेरी फास्ट इन ए डे, इन अ वीक और ए फ्यू वीक्स. ओके, एंड इट इज़ चीपर बिकॉज यू डू नॉट नीड एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट. अगर आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो भी उनकी ज़रूरत है तो वो आप उस पेशेंट के जहाँ पे वो एडमिट था उस हॉस्पिटल से जाके ले सकते हैं. ओके, अब देखते हैं कि कोहॉर्ट स्टडी में आपको क्या मिलेगा. यू विल फाइंड इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क, बट केस कंट्रोल स्टडी में इंसिडेंस नहीं होता है, फिर भी वी गेट्स ऑड्स रेशियो हेयर. ओके, रिलेटिव रिस्क एंड ऑड्स रेशियो का मीनिंग तो एक ही है, बट रिलेटिव रिस्क को हम एडवांटेजेस कहते हैं और जो ऑड्स रेशियो है उसको हम डिसएडवांटेजेस कहते हैं. ठीक है, बिकॉज स्टडीज़ में पता चला है कि रिलेटिव रिस्क इज़ मोर एक्यूरेट देन ऑड्स रेशियो. सो दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, बट रिलेटिव रिस्क जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू ऑड्स रेशियो. ओके, सो डू यू नो वाई ऑड्स रेशियो इज लेस एक्यूरेट? सी, ऑड्स रेशियो इज टोटली बेस्ड ऑन हिस्ट्री. और सपोज आप किसी से हिस्ट्री पूछते हो तो मे बी वो पेशेंट हिस्ट्री को याद ना कर पाए या फिर रॉन्ग हिस्ट्री दे दे, तो हिस्ट्री को याद रखना मुश्किल है. तो ड्यू टू दिस रीज़न ऑड्स रेशियो में बिकम रॉन्ग. ऑड्स रेशियो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो इस गलती को हम क्या बोलते हैं? रिकॉल बायस बोलते हैं. तो यहाँ पे मेजर इसकी जो डिसएडवांटेज है केस कंट्रोल स्टडी की वो क्या है? एरर इन रिकॉलिंग बायस, मीन्स याद नहीं कर पाता है पेशेंट. और कोहॉर्ट स्टडी में ये एडवांटेज बन जाती है क्योंकि यहाँ पे फॉलोअप हम करते हैं ना, तो फॉलोअप में पेशेंट को याद रखना मुश्किल नहीं होता है. वो तो रिसेंट की उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तुरंत जो भी हुआ उसके साथ में उसको हम पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे रिकॉल बायस का कोई फंडा नहीं रहता है. ओके, सो नो रिकॉल बायस इन कोहॉर्ट स्टडी. नेक्स्ट, अगर आप 15 ईयर तक वेट करते हो फॉलोअप के लिए तो हो सकता है उनमें से कुछ की डेथ हो जाए, हो सकता है कुछ सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में चले जाएं, या मे बी 10 to 15 ईयर्स के बाद मना कर दें कि मैं आपकी स्टडी में अब पार्ट नहीं लेना चाहता हूँ. तो आपको क्या होगा कि फाइनल रिजल्ट में पीपल डिक्रीज कर जाएंगे. तो इस एरर को हम बोलते हैं लॉस टू फॉलोअप. ओके, तो ये जो डिसएडवांटेज है लॉस टू फॉलोअप की, ये कोहॉर्ट को केस कंट्रोल स्टडी की एडवांटेज बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे नो लॉस टू फॉलोअप है. ओके, सपोज आप 100 पीपल पे स्टडी करते हो तो 15 ईयर बाद हो सकता है कि उसमें से 60 to 70 पीपल ही आपको मिले. इससे आपके रिजल्ट गलत हो जाएंगे ना. तो इस टेक्निकल डिसएडवांटेज को हम कहते हैं एट्रिशन. तो ये लॉस टू फॉलोअप है जिसकी वजह से जो डिसएडवांटेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रिशन बोलते हैं. बट इन केस कंट्रोल स्टडी ये डिसएडवांटेज जो है वो एडवांटेज बन जाएगी. सो इन केस कंट्रोल स्टडी देयर इज़ नो लॉस टू फॉलोअप बिकॉज देयर इज़ नो फॉलोअप. तो जब हम फॉलोअप ही नहीं करते हैं तो फॉलोअप लॉस का तो कोई चांस ही नहीं बनता है क्योंकि आपने हिस्ट्री पूछा, आज ही टेबल बनाया, आज ही कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन जो भी है इंटरप्रिटेशन वो भी ख़त्म. कल को उसमें डेथ हो, माइग्रेशन हो या फिर रिफ्यूज़ल हो, आपके रिजल्ट पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना. So in case control study there is no attrition. One of the best advantages इसका केस कंट्रोल स्टडी का. ओके, नाउ
एट्रिशन इन कोहॉर्ट स्टडी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो हर कोहॉर्ट स्टडी में कुछ ना कुछ तो एट्रिशन और लॉस टू फॉलो अप होगा ही। तो क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल एट्रिशन रेट इन ए कोहॉर्ट स्टडी। तो ये है हमारा लेस देन 5। सो दिस लिमिट इज बिलो 5%। तो इफ़ आपने 100 पीपल पर कोहॉर्ट स्टडी स्टार्ट की तो आप मैक्सिमम 5% को लूज़ कर सकते हैं, मीन्स 5 लॉस टू फॉलो अप हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपके रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो जाएंगे। तो इसका एक पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी आइडियल रिटेंशन रेट इन ए कोहॉर्ट स्टडी। रिटेंशन रेट मीन्स अगर आपने 100 पीपल पर स्टडी की है तो 15 ईयर बाद स्टडी फिनिश होने के टाइम मिनिमम कितने पीपल आपके पास रिटेन मीन्स अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर एट्रिशन रेट 5% से कम है तो रिटेंशन रेट कितना होना चाहिए, अबव 95%। ओके, तो अब आप जानते हैं कि कोहॉर्ट स्टडी में 15 ईयर एक बहुत लंबा टाइम है, इसमें एट्रिशन लॉस टू फॉलो अप हो सकता है। बट इन 15 ईयर के स्टडी के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, लेट सी। दे कैन चेंज देयर बिहेवियर, वे अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। आपने आज जो 100 स्मोकर सेलेक्ट किया, हो सकता है कि अगले 15 से 20 साल में उनमें से 20 पीपल जो हैं वो स्मोकिंग छोड़ दें, तो रिज़ल्ट तो गलत आएगा ना। या फिर आपने जो नॉन स्मोकर सेलेक्ट किए थे उनमें से 5 लोग नेक्स्ट ईयर से स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तब भी हमारा रिज़ल्ट इनएक्यूरेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जिन पीपल में जिसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है तो वो तो हमारे नॉन स्मोकर ग्रुप के थे ना, और उसमें लंग कैंसर का रिस्क क्या होगा, फिर स्मोकिंग स्टार्ट करने की वजह से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता जाएगा, तो रिलेटिव रिस्क की कैलकुलेशन फिर से गलत हो जाएगी। तो डिसएडवांटेज इज नोन एज हाउथर्न बायस। इस डिसएडवांटेज को क्या बोलते हैं, हाउथर्न बायस बोलते हैं। ओके, तो नाउ हाउथर्न बायस की क्या डिफिनीशन है, स्टडी सब्जेक्ट चेंज और अल्टर देयर बिहेवियर। स्टडी सब्जेक्ट चेंज और अल्टर देयर बिहेवियर विदाउट नोटिस। ओके, बट इन केस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी देयर इज नो हाउथर्न बायस। यहाँ पे कोई भी हाउथर्न बायस नहीं होता है, बिकॉज बिहेवियर चेंज का तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में तो डिजीज ऑकरेंस के बाद स्टडी किया है आपने। सो नो बिहेवियर चेंज पॉसिबल इन केस कंट्रोल। ओके, नाउ लेट्स सी किस स्टडी में इथिकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो कोहॉर्ट स्टडी में इथिकल प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज यहाँ पे स्मोकिंग आपके सामने हो रही है और लंग कैंसर भी एवरी ईयर आपके सामने हो रहा है, इंसिडेंस उसके मिल रहे हैं, फिर भी आप स्मोकिंग को रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको आपके रिजल्ट चाहिए 15 साल बाद। तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, वो कभी भी रिस्क फैक्टर को रोकने की कोशिश नहीं करता है अपने रिजल्ट को एक्यूरेट लाने के लिए। ओके, तो कोहॉर्ट स्टडी की ये जो है मेजर डिसएडवांटेज है इथिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो और ये केस कंट्रोल स्टडी में इथिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, होगी ही नहीं, बिकॉज डिजीज़ ऑलरेडी तो हो चुकी है। आप तो बस स्टडी कर रहे हो हिस्ट्री पूछ के, तो अब आप पिछले टाइम में जाकर उसे रोक नहीं सकते हैं ना। तो सो केस कंट्रोल स्टडी हैव नो इथिकल प्रॉब्लम्स। ओके, अब अगर आपको कोई रेयर डिजीज स्टडी करना है तो आप कौन सी स्टडी प्रीफर करोगे, केस कंट्रोल स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी आपको प्रीफर करना चाहिए। तो ये भी केस कंट्रोल स्टडी की क्या होगी, एडवांटेजेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यूज हो सकता है आराम से रेयर डिजीज़ में। कोहॉर्ट स्टडी में ये डिसएडवांटेज बन जाएगी, बिकॉज कोहॉर्ट स्टडी में रेयर डिजीज़ मतलब कोहॉर्ट स्टडी का रेयर डिजीज़ में कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिजीज़ रेयर है और आप 15 साल तक वेट करते हो, फिर भी आपको डिजीज़ केसेस उतने नहीं मिलेंगे ना। वो जो आपने अगर सपोज 100 पीपल सेलेक्ट किया तो उसमें डिजीज़ नहीं मिलेंगे उतने ज़्यादा कि आप रिलेटिव रिस्क सही से कैलकुलेट कर पाओ। तो 15 ईयर्स वेट करने के बाद भी आपको अगर नहीं मिलते हैं एक्यूरेट रिलेटिव रिस्क, तो आपके तो 15 ईयर वेस्ट हो जाएंगे, साथ में मनी भी वेस्ट होगा, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होंगे, सारे में मनी का वेस्टेज होगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस अब समझते हैं। सपोज आज आपने 100 स्मोकर्स लिए कोहॉर्ट स्टडी के लिए और 15 ईयर बाद लंग कैंसर का वेट किया। ठीक है, रिलेटिव रिस्क मिला 8%, मतलब 8 टाइम्स मिला। अब सपोज आपका कोई फ्रेंड बताता है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता है, स्मोकिंग से COPD भी होता है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास 2 ग्रुप तो है ये, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर के, दोनों में लंग कैंसर का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आपने किया,
सॉरी हाँ, लंग कैंसर का डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने किया, तो अब दोनों में क्या करना है, फिर से COPD को भी डायग्नोज कर सकते हैं और फिर उसको कंपेयर कर दें, तो उससे COPD का भी एक अलग रिलेटिव रिस्क आ जाएगा। ठीक, सपोज कोई और अगर आपसे आगे कहे कि स्मोकिंग से जो है वो पैनक्रिएटिक कैंसर भी होता है, ठीक है, तो दोनों ग्रुप में पैनक्रिएटिक कैंसर को भी डायग्नोज कीजिए और उसको कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये पैनक्रिएटिक कैंसर का भी रिलेटिव रिस्क मिल जाएगा। तो क्या एडवांटेज हुई कोहॉर्ट स्टडी की, लेट्स सी, मल्टीपल आउटकम कैन बी स्टडीड टुगेदर, मीन्स एक साथ में कई सारे आउटकम हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो स्टडी जो थी वो स्टार्ट की थी लंग कैंसर का आउटकम देखने के लिए, बट 15 ईयर बाद मैं चाहूँ तो किसी भी डिजीज़ को दोनों में कंपेयर करके अलग अलग रिलेटिव रिस्क निकाल सकती हूँ। तो ये हो गई कोहॉर्ट स्टडी की एडवांटेज। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि शुरू से ही हम जो स्टडी डिज़ाइन देख रहे हैं वो डिजीज़ पे कर रहे हैं, और उसमें आज लंग कैंसर के पेशेंट की और 15 ईयर पुरानी हिस्ट्री स्मोकिंग की पूछने के बाद ऑड्स रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब सपोज किसी ने बताया कि लंग कैंसर का जो रिस्क फैक्टर सिर्फ स्मोकिंग नहीं है, इसका रिस्क फैक्टर एस्बेस्टस भी होता है, तो यहाँ तो दोनों की हिस्ट्री हम ले सकते हैं ना। तो फिर स्मोकिंग के साथ साथ वी कैन आस्क वेयर यू वर्किंग इन एस्बेस्टस फैक्ट्री 15 ईयर्स बैक, और फिर सेकेंड टेबल बना के इसका भी ऑड्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज किसी ने कहा कि लंग कैंसर एयर पॉल्यूशन से होता है, तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि वेयर यू लिविंग इन एनी एयर पॉल्यूटेड सिटीज़ 15 ईयर बैक। ठीक है, तो इसमें भी हम अलग से फिर टेबल बना के ऑड्स रेशियो जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो केस कंट्रोल स्टडी की एडवांटेज होगी मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स कैन बी स्टडी टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे केस कंट्रोल में हमने क्या देखा, मल्टीपल रिस्क फैक्टर कैन बी स्टडीड टुगेदर, और कोहॉर्ट में है कि मल्टीपल आउटकम कैन बी स्टडीड टुगेदर। ओके, तो आपने अभी तक तो पूरी तरह से समझ लिया ना कि कोहॉर्ट और केस कंट्रोल स्टडी दोनों की कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोहॉर्ट स्टडी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक, रिकॉल बायस भी नहीं है, मल्टीपल आउटकम को आप देख सकते हैं। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में भी तो है कि क्विक है, फास्ट है, रेयर डिजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, रेयर डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इथिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, एट्रिशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर को भी एक साथ आप स्टडी कर सकते हैं। अब अगर दोनों में से आपको चॉइस मिले कि कोई एक स्टडी करनी है, तो विच इज़ ए मोर प्रेफरेबल स्टडी, विच इज़ बेटर स्टडी, तो इट्स कोहॉर्ट स्टडी। आंसर होगा कोहॉर्ट स्टडी इज बेटर देन केस कंट्रोल स्टडी ड्यू टू सिंगल इंपॉर्टेंट रीज़न, और वो रीज़न है हमारा एक्यूरेसी, बिकॉज कोहॉर्ट स्टडी इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज मोर प्रीफरेबल इन एपिडेमियोलॉजी, तो क्या होना चाहिए आंसर, कोहॉर्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज बेटर टू फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डिजीज, तो यहाँ पे भी आंसर होगा कोहॉर्ट स्टडी। फिर पूछा जाता है अगर आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, तभी होगा कोहॉर्ट स्टडी, बिकॉज रिलेटिव रिस्क जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है कोहॉर्ट स्टडी में। ठीक है, तो जो कोहॉर्ट स्टडी है वो ज़्यादा प्रीफरेबल है। बट इफ़ एग्जामिनर आपको हिंट देता है कि विच स्टडी डिज़ाइन विल यू प्रीफर इफ़ यू हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम और मनी, अगर आपके पास टाइम की कमी है और मनी की कमी है तो आप कौन सा स्टडी प्रीफर करोगे, तब होगा केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, इफ़ रेयर डिजीज़ है, अगर रेयर डिजीज़ है तो आप क्या प्रीफर करोगे, तो भी केस कंट्रोल स्टडी। ओके, इफ़ रिकॉल बायस कम करना है तो कौन सी स्टडी प्रीफर करोगे, तब कोहॉर्ट स्टडी, क्योंकि कोहॉर्ट स्टडी में रिकॉल बायस नहीं होता है फॉलोअप की वजह से। इफ़ हाउथर्न बायस कम करना है तो कौन सी स्टडी प्रीफर करोगे, केस कंट्रोल स्टडी। और अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, सीधा क्वेश्चन है कि कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी में से कौन सा आपको ज़्यादा प्रीफर करना है, तो वहाँ पे आंसर होगा कोहॉर्ट स्टडी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे इनके कंबाइंड या मिक्स्ड स्टडी डिज़ाइन को, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।